हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, नीट का एग्ज़ाम बहुत क्लोज है एंड आई एम श्योर आप सब ने अपनी प्रिपरेशंस को फाइनलाइज कर लिया होगा। थोड़ी सी नर्वसनेस होना भी बहुत ज़रूरी है इस टाइम पर, और वो नॉर्मल भी है, कोई परेशानी की बात नहीं है। थोड़ा सा नर्वसनेस आपको फील हो सकता है, ऐसा लग सकता है कि जो कुछ भी पढ़ा था वो याद नहीं आ रहा है, ये तो मैंने पढ़ा था, अरे इसे तो मैं भूल गया। तो डोंट वरी, जस्ट चिल, ओके है, वो आपको एग्ज़ाम में याद आ जाएगा। केमिस्ट्री में आपको थोड़ा सा हेल्प करने के लिए 15 डेज की ये स्ट्रेटजी प्लान करी है मैंने। थोड़ा सा पीवाईक्यूज को देखकर कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है एग्जामिनर, कैसे पूछ रहा है, तो वो एक स्ट्रेटजी 15 डेज के लिए मैंने प्लान करी है, जो कि आप डे 1 से डे 15 तक फॉलो करें अगर प्रॉपरली, तो मैक्सिमम पोर्शन केमिस्ट्री का आप एग्जाम में सॉल्व करके आएंगे। ठीक है। तो स्ट्रेटजी पर पहुंचने से पहले थोड़ा सा आपको मैं बता दूं कैसे इसको फॉलो करना है। आपको पर डे देखो एटलीस्ट टू 2 ढाई घंटे जो है, 2 ढाई घंटे से 3 घंटे तक का समय केमिस्ट्री में देना होगा। 2.5 से 3 घंटे का समय आपको डेली बेसिस पर 15 डेज तक केमिस्ट्री को देना है। इतना ही फिजिक्स, इतना ही बायो, जितना उसको दे रहे हो वो एक डिफरेंट चीज़ है, बट केमिस्ट्री के लिए इतना आपको इकट्ठा करके रखना है। और इतने टाइम में हमको टॉपिक कवर करने के साथ साथ उससे रिलेटेड कुछ पीवाईक्यूज को भी सॉल्व करना होगा। तो 2 घंटे 2.5 घंटे में आपको टॉपिक कवर करना है, और हाफ एन आवर में आपको जो भी रिलेटेड पीवाईक्यूज हैं वो सॉल्व करने हैं। इस तरह से जो है प्लान करना है अपने 15 डेज को। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया है, सिर्फ वही जो पीवाईक्यूज में आपको देखने को मिले या आगे देखने को मिल सकते हैं, जिससे पिछले साल क्वेश्चन आया, इस साल उससे नहीं आएगा, किसी दूसरे टॉपिक से आएगा, तो वो सारा जो अपना डाटा है वो फाइनलाइज किया है मैंने यहाँ पर। और 15 डेज की ये स्ट्रेटजी प्लान करी है आप लोगों के लिए केमिस्ट्री में। तो देखो, डे 1 ज्यादा समय नहीं लूंगा, डे 1 से शुरू करते हैं कहानी को। डे 1 आपको क्या करना है? डे 1 आपको स्टोइकियोमेट्री ऑफ रिएक्शन, एम्पिरिकल फॉर्मूला, परसेंट प्योरिटी। देखो, परसेंट प्योरिटी का क्वेश्चन ना 2-3 साल पहले आया था, और 3-4 साल पहले आया था परसेंट प्योरिटी का क्वेश्चन। तो बहुत ज्यादा चांसेस मुझे नहीं लगता है परसेंट प्योरिटी के हों, लेकिन थोड़ा सा नजर मार लेना इस पे। जो परसेंटेज प्योरिटी हम लोग निकालते कि कंपाउंड में कितना सैंपल जो है कितना परसेंट प्योर है, तो बहुत ज्यादा इस पे ध्यान मत देना। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स इंपॉर्टेंट है भाई। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स बेशक डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन यूज तो होंगे ही, सॉल्यूशंस चैप्टर में यूज होंगे। तो आपको कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स जो कि मोलैरिटी, मोलैलिटी, ठीक है, मास बाई मास परसेंटेज, डब्ल्यू बाई वी, मोल फ्रैक्शन, ठीक है, ये वाले जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है, इनकी नॉलेज आपको बहुत अच्छे से होनी चाहिए। यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बना तो ये तो यूज तो होंगे, इन्हें रोक नहीं सकता कोई, ये यूज होंगे भाई। ठीक है। स्टोइकियोमेट्री ऑफ रिएक्शन में देखो, मैं थोड़ा सा आपको ट्रेंड बताऊं। आजकल क्या है, अभी जो मेंस के एग्जाम हुए उन एग्जाम्स में भी स्टोइकियोमेट्री को ऑर्गेनिक रिएक्शंस के साथ जोड़ के रखा था भाई। तो मुझे भी ऐसा फील आ रहा है कि इस साल क्या कर सकते हैं, कोई ऑर्गेनिक रिएक्शन दे सकते हैं, और उस ऑर्गेनिक रिएक्शन में स्टोइकियोमेट्री को इन्वॉल्व कर सकता है कि कितने मोल प्रोड्यूस होंगे, कितना अमाउंट प्रोड्यूस होगा, या कितना ग्राम प्रोड्यूस होगा। इस तरह से जो है रिलेट करके क्वेश्चंस को, ऑर्गेनिक रिएक्शंस को स्टोइकियोमेट्री के साथ रिलेट करके जो है दिया था भाई। वैसे तो नॉर्मल रिएक्शंस हम लोग देखते हैं कि भाई इतना N2 है, लिमिटिंग रिएजेंट वाले क्वेश्चंस में कितना H2 है और उससे NH3 बन रहा है। ठीक है। तो ये इनऑर्गेनिक के रिएक्शंस थे, बट ऑर्गेनिक के रिएक्शंस को भी इस बार रिलेट करके आपसे स्टोइकियोमेट्री में पूछा जा सकता है। एम्पिरिकल फॉर्मूला से भी क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं भैया, बट अगर डे 1 सबसे ज्यादा हमें मेहनत करनी है तो वो स्टोइकियोमेट्री पर करनी है। लिमिटिंग रिएजेंट के क्वेश्चंस लगाने हैं आपको डे 1 में, और कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स की अच्छी नॉलेज आपको रखनी होगी भाई। ठीक है। इसके बाद चलते हैं डे 2 के पास। तो ये डे 1 की स्ट्रेटेजी हमारी रही, 2.5 से 3 घंटा देना है, 2.5 से 3 घंटा आपको जो है डेली बेसिस पर देना होगा। अब आ जाओ, देखो डे 2, डे 2 हमें क्या करना है? डे 2 हम लोग बात करेंगे बोर्स मॉडल। चैप्टर वाइज भी ये डिवीजन है एक तरह से, थोड़ा सा मिक्सअप किया हुआ है, 100% चैप्टर वाइज नहीं है, बट ठीक है, ऑन एन एवरेज चैप्टर से ही रिलेटेड है। तो डे 2 पर आप लोग जो है बोर्स मॉडल डिस्कस करोगे। बोर्स मॉडल काफी इंपॉर्टेंट रहेगा भाई, और इस साल एनटीए
का जो एग्जाम आया मेंस में, उसमें भी बोर्स मॉडल के काफ़ी क्वेश्चंस जो है पूछे गए एनर्जी से रिलेटेड। तो बोर मॉडल को अच्छे से देख लेना, एनर्जी, रेडियस, एंगुलर मोमेंटम, जो भी फॉर्मूले बोर से रिलेटेड थे उन्हें आप जरूर देख लें। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, किस शेल से किस शेल में जाने पर कितना ट्रांजिशन होगा, इसको भी आप देख लेंगे भैया। डी ब्रोगली वेवलेंथ आ सकती है, लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी, छोटा सा फॉर्मूला है, इसे काइनेटिक एनर्जी से रिलेट करके भी थोड़ा सा देख लेना। और इसके अलावा वोल्टेज का क्वेश्चन तो थोड़ा सा रेयर है, बट एनसीईआरटी ने दे रखा है तो आ सकता है, स्टॉपिंग वोल्टेज वाला। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल डे 2 आपको देखना है, ये भी टॉपिक छोटा है, देखो ज्यादा समय नहीं देना। डी ब्रोगली 10 से 15 मिनट, 10 से 15 मिनट इस तरह से। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पर थोड़ा ज़्यादा समय आपको स्पेंड करना होगा, लाइक 20 मिनट्स, 20 मिनट्स बोर मॉडल के लिए भी। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल से सर क्या करना है? क्वांटम मैकेनिकल मॉडल से सिर्फ और सिर्फ आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, बहुत ध्यान से सुनना, देखो काफ़ी प्रिसाइज किया हुआ है, सारी चीज़ें इंक्लूड नहीं कर सकता, लिमिटेशन है, 15 दिन में कवर करना है, 2 साल का मामला। तो भाई थोड़ा सा तो आपको क्या होना पड़ेगा, थोड़ा सा तो आपको प्रिसाइज होना पड़ेगा। तो वही प्रिसीजन रखने की कोशिश करिए कि क्वांटम मैकेनिकल मॉडल से आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को ज़रूर देख लें, जो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस हैं। इसके अलावा क्वांटम नंबर्स, कौन सा पॉसिबल है, कौन सा पॉसिबल नहीं है, कौन से क्वांटम नंबर की एनर्जी, कौन सा ऑर्बिटल की एनर्जी, क्वांटम नंबर से ही एक n+l रूल से एनर्जीज का क्वेश्चन बन जाता है कि किसकी एनर्जी ज़्यादा है, कौन सा डी जनरेट है, कौन सा डी जनरेट नहीं है। तो इस तरह से क्वांटम मैकेनिकल मॉडल से आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस पर ही सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के साथ साथ क्वांटम नंबर्स के, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की क्या वैल्यूज हो सकती हैं, छोटा पार्ट है और जिन लोगों ने पढ़ रखा है उन्हें रिवाइज करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ये रिवीजन की स्ट्रेटजी है, ठीक है, पढ़ने की नहीं। अब पढ़ने का तो थोड़ा सा जो है मामला डावाडोल है भैया, है ना। तो इसलिए जो है ये रिवीजन आप किन पॉइंट्स का करने वाले हो, सबसे ज़्यादा किस पे फोकस होगा, उसके बारे में हमारी बातचीत चल रही है। तो एनर्जी के कंपैरिजन के क्वेश्चंस आप जरूर देख लें भाई। एनर्जी कंपैरिजन बिटवीन डिफरेंट ऑर्बिटल्स के, किसकी एनर्जी ज़्यादा है, किसकी एनर्जी कम है, तो इस तरह से क्वेश्चंस आपको दिख सकते हैं। ग्राफिकल तो क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कि यहाँ से दिखेगा, क्योंकि ग्राफ का क्वेश्चन ज़्यादा चांस है केमिकल काइनेटिक्स से पूछे जाने का, तो इसलिए मैंने यहाँ पर डे 2 में ग्राफ को इंक्लूड नहीं किया है। जो एनर्जी और शेल के साथ में जो ग्राफ्स बनते हैं वो हमने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किए हैं। ये डे 2 की हमारी स्ट्रेटेजी रहेगी, क्या क्या चीज़ें देखनी है वो आपको मैंने बता दिया, और कितना कितना समय देना है वो भी हम लोगों ने डिस्कस किया। बहुत ज़्यादा टाइम मैं नहीं लूँगा भाई इस वीडियो को बनाने में, क्योंकि काफ़ी कीमती टाइम है आपका। तो बहुत प्रिसाइजली जल्दी जल्दी देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हमें डिस्कस करनी चाहिए। अब आ जाइए डे 3 पर। डे 3 पर हमें क्या करना है? डे 3 पर आपको एटॉमिक साइजेस, जो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स वाला चैप्टर है पीरियोडिक टेबल, वहाँ से एटॉमिक साइजेस का क्या वेरिएशन होता है, ग्रुप में बढ़ते हैं कम होते हैं, तो जो भी उनका ट्रेंड है वो आपको डिस्कस करना है। आयनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर और इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ के ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ भाई, 4 एलिमेंट आपको दे देगा और बोलेगा इनमें आयोनाइजेशन एंथैल्पी, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, तो इसका करेक्ट ऑर्डर क्या होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर, क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और देखो, और आपको एक छोटा सा मैं यहाँ पर पॉइंट बता दूं कि अगर आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और एटॉमिक साइज हमें पढ़ना ही है, तो सबसे ज्यादा फोकस हम करेंगे ग्रुप 13 पर। बोरॉन फैमिली बहुत फेवरेट है एग्जामिनर्स की, और काफ़ी ज़्यादा बोरॉन फैमिली से क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप पी ब्लॉक को ही थोड़ा सा फोकस में रखना, ग्रुप 13 हो गया, ग्रुप 14, 15, 16, 17, ऑक्सीजन फैमिली, बोरॉन फैमिली, ये लिख भी रखा है मैंने लास्ट में, इन्हें आप बहुत अच्छे से डिस्कस कर लें भाई, बहुत अच्छे से इनको रिवाइज कर लें। पी ब्लॉक पर सबसे ज़्यादा फोकस, और इसमें भी अगर टाइम आपको लगता है कि सर इसमें भी और प्रिसाइज हो जाओ और हमें बताओ क्लियर कट के कहाँ ज़्यादा पढ़ना है, तो देखो मैं आपको कहूँगा कि ग्रुप 13 एल्यूमिनियम के लिए आप ज़रूर एल्यूमिनियम, गैलियम, थैलियम में जो वेरिएशंस हैं साइज के, क्योंकि एक्सेप्शंस हैं,
उन्हें आप जरूर एक बार देख लें। बाकी पूरा पी ब्लॉक इंपॉर्टेंट है, पी ब्लॉक से क्वेश्चंस आपको दिखाई दे सकते हैं। इन फैमिलीज को जरूर डिस्कस कर लेना भैया, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट्स इनके आपको कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, नीचे जाने पर जो इनर्ट पेयर इफेक्ट है, कौन सी +2 स्टेबल होती जाती है, +4 स्टेबल होती जाती है, जो कुछ भी हम लोगों ने इन फैमिलीज के बारे में पढ़ा है वो आपको एक बार जरूर देख लेना है डे 3 पर, ठीक है। इसके बाद देखिए और क्वेश्चन कौन से बन सकते हैं, ग्रुप और पीरियड प्रिडिक्शन के क्वेश्चंस यहाँ पर बनते हैं। कोई एलिमेंट आपको दे देगा एटॉमिक नंबर और बोलेगा इसका ग्रुप प्रिडिक्ट करो, किस ग्रुप का है, किस पीरियड का है, किस ब्लॉक का है। तो ये ग्रुप प्रिडिक्शन के क्वेश्चंस भी आपको दिखाई दे सकते हैं, ठीक है। तो इसका आप एक बार जरूर रिवीजन कर लें। इसके अलावा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और बोरॉन फैमिलीज पर खास फोकस रहेगा। ये तीनों फैमिलीज को बहुत अच्छे से हम लोग देख लेंगे। यहां से एक क्वेश्चन फिक्स है, तय है आने वाले एग्जाम में भैया, क्लियर कट कह रहा हूं। तो ये चीज आप डे 3 वाली काफी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इजी पार्ट है, बस देखना है और याद रखना है, बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तो इसलिए ये इसको मैं इजी बोल रहा हूं और इसे आप जरूर देख लें। आयनाइजेशन एंथैल्पी के ऑर्डर्स, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऑर्डर्स पूछे जाते रहे हैं, आगे भी पूछे जाएंगे। इसके बाद देखिए आप नेक्स्ट अगर हम चलते हैं डे 4 की तरफ। डे 4 पर क्या करना है, तो सबसे पहले डे 4 हम केमिकल बॉन्डिंग की तरफ पहुंच चुके हैं। एंड डे 4 पर आप लुईस स्ट्रक्चर्स को जरूर स्टडी करें, जो लुईस स्ट्रक्चर बनाने सिखाए जाते हैं, और उसमें लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की काउंटिंग का क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, कि इसमें कितने लोन पेयर्स हैं, कितने बॉन्ड पेयर्स हैं सेंट्रल एटम पर। इस तरह का एक क्वेश्चन काउंटिंग का आपको दिखाई दे सकता है, पीवाईक्यूज में भी क्वेश्चंस इस तरह के दिखे हैं। तो लोन पेयर, बॉन्ड पेयर की काउंटिंग जरूर कर लेना, ठीक। नेक्स्ट इसके अलावा हाइब्रिडाइजेशन, स्टार बना दो भैया, इस पे स्टार बना दो, बहुत फेवरेट एग्जामिनर का रहता है। हाइब्रिडाइजेशन से आपको क्वेश्चन दिखाई देगा, 100% गारंटी बोल रहा हूं यहां पर, आपको हाइब्रिडाइजेशन का क्वेश्चन 4 तारीख को दिखने वाला है। तैयार रहना, हाइब्रिडाइजेशन निकालनी आनी चाहिए, शेप बताना आना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्ड एंगल्स का कंपैरिजन करना आना चाहिए। और ये हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड टॉपिक्स हैं, थोड़ा समय लगेगा इसमें, बट ये टाइम आपको स्पेंड करना है। स्टार मैंने 2 बना दिए हैं, हाइब्रिडाइजेशन का क्वेश्चन आपको दिखाई देगा, ठीक है। इसके अलावा डे 4 में हम सिग्मा और पाई बॉन्ड्स की काउंटिंग वाले क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट करेंगे, और ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में भी रिलेट कर देते हैं। अभी देखा मैंने भाई, जो मेंस का अभी रीसेंट पेपर हुआ, मैं मेंस को बार बार इसलिए हाईलाइट कर रहा हूं क्योंकि ऑलमोस्ट मुझे ऐसा लग रहा है कि पेपर जो है सेम टॉपिक्स का आपको दिखाई दे सकता है, कि भाई जो टॉपिक्स पूछे गए, जिस तरह के क्वेश्चंस थे, तो हम एक आइडिया लगा रहे हैं, ठीक है ना। सिग्मा और पाई बॉन्ड्स की काउंटिंग, सिग्मा और पाई बॉन्ड्स की काउंटिंग के क्वेश्चंस बनते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में। रिएक्शन करवाएगा, बोलेगा जो प्रोडक्ट बना बी, उसमें बताओ कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं, कितने पाई बॉन्ड्स हैं, इस तरह से, ठीक है। एक ऑर्गेनिक रिएक्शन देगा और बोलेगा इसमें बताओ कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं, कितने पाई बॉन्ड्स हैं। इस तरह के एक क्वेश्चन को आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने 4 तारीख के पेपर में। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी और बॉन्ड ऑर्डर, भैया दोबारा स्टार्स वाली चीज आ गई मेरे लिए, दोबारा स्टार बनाया मैंने। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी और बॉन्ड ऑर्डर का क्वेश्चन आपको दिखाई दे सकता है, किस तरह से, जैसे बोलेगा O2, O2 प्लस, O2 माइनस, इस तरह से इनको बॉन्ड स्ट्रेंथ के ऑर्डर में लगाइए, किसका पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा है, किसका पैरामैग्नेटिज्म सबसे कम है, तो वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे हम निकालते हैं। अभी देखो मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ कुछ, मैं सिर्फ बता रहा हूँ, आपको ये चीजें फोकस करनी है। बाकी आपको लगता है कि ये टॉपिक्स भी सर पढ़ा दीजिए आप इसी अकॉर्डिंगली, तो फिर उसके लिए कमेंट में मुझे बताना भाई, उसके लिए फिर हम एक डिफरेंट प्लान तैयार करेंगे कि कैसे 15 डेज में हम डेली 2-2.5 घंटे की क्लास लाइव रखकर इन टॉपिक्स को कवर करें, ठीक है। तो वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताना। फिलहाल तो इन टॉपिक्स को आप देखेंगे अपने घर पर, तो देखना ही देखना है भाई। हाइड्रोजन बॉन्ड्स को थोड़ा सा देख लेना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग यूज हो जाती है, डायरेक्ट तो क्वेश्चन एज सच मुझे नहीं लगता हाइड्रोजन बॉन्डिंग से आएगा, बट यूज हो जाती है। जैसे आपके फिनॉल में बॉइलिंग पॉइंट्स के ऑर्डर को डिसाइड करने में यूज होती है, ज्यादातर बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट्स में इसका रोल आता है। तो आप इसे एक बार देख लें, जरूर पढ़ लें, किसी क्वेश्चन में ये यूज हो सकती है। सो दिस इज द स्ट्रेटजी फॉर डे 4। डे 4 पे आपको ये करना है, 2 से 2.5 घंटा इसमें लगाना है भाई,
ठीक है। और पीवाईक्यू की बुक मुझे लगता है सभी ने ले रखी होगी, मॉड्यूल्स वगैरह होंगे सबके पास। रिलेटेड टॉपिक से पीवाईक्यूज को जरूर जरूर अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो डे 4 काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। देखो 2 जगह मैंने ऐसा मार्क किया है जहां से मुझे लगता है कि क्वेश्चन इस साल बनेगा। तो आप हाइब्रिडाइजेशन, शेप, बॉन्ड एंगल्स को जरूर डिस्कस कर लें। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पर एक नजर जरूर लगा लेनी है भाई, ठीक है। और बॉन्ड ऑर्डर के क्वेश्चंस को भी आप लगा लें। ओके, आगे चलते हैं डे 5 की तरफ। तो देखो डे 5 हमें क्या करना है इसमें अगर आपको 4th या 5th डे के बाद थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम मिलता है तो प्लीज, और जो अभी पढ़ा 4 दिन, पिछले 4 दिन, उसको एक बार 1 घंटा देके अलग से रिवाइज जरूर करना, ठीक है। उससे रिपीटेशन से एक्सेलेंस जो है आपको मिलेगा भाई। डे 5 भी काफी इंपॉर्टेंट है। और डे 5 में जो मुझे लगता है कि भाई पहला जो टॉपिक मैंने लिखा हुआ है हेसेस लॉ, इस पे मैं बनाऊंगा 2 स्टार फिर से। और हेसेस लॉ का क्वेश्चन भी आपको दिखाई दे सकता है 4 तारीख के पेपर में। हेसेस लॉ का न्यूमेरिकल, 2 तरह से इसके न्यूमेरिकल बनते हैं भाई। एक तो न्यूमेरिकल वो वाला आपको ट्राई करना है जिसमें बोलेगा कि एंथैल्पी कंबशन की है, मीथेन के लिए कुछ वैल्यू x दे दी, फिर फॉर्मेशन की एंथैल्पी CO2 की कुछ वैल्यू y, और फॉर्मेशन की एंथैल्पी H2O की कुछ वैल्यू z। बोलेगा बताओ फॉर्मेशन एंथैल्पी CH4 की क्या होगी। तो एक तो इस तरह के क्वेश्चन है जो कि दिखाई देते हैं। इसके अलावा हेसेस लॉ पे एक और जो क्वेश्चन बनता है, जैसे मेरे पास -10 डिग्री सेल्सियस की आइस है और मैं इससे 10 डिग्री सेल्सियस का वाटर बनाना चाहता हूँ। तो ये स्टेप वाइज स्टेप जो हम जाते हैं कि पहले ये करना है फिर ये करना है, तो इस तरह से ये भी एक हेसेस लॉ का पार्ट है। इस तरह से 2 टाइप बनते हैं हेसेस लॉ के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भाई, ठीक है। तो 2 टाइप हेसेस लॉ के न्यूमेरिकल्स आपको दिखाई देंगे 4 तारीख के पेपर में। प्रिपेयर्ड रहना भाई, इंपॉर्टेंट है। इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी पे आ जाओ भाई, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, यहां से क्वेश्चन दिखाई दे सकता है। इसके अलावा एंथैल्पी भाई, स्टार बना रहा हूं, दोबारा से देख लेना। 2 स्टार आ गए एंथैल्पी पे, 2 स्टार आ गए हेसेस लॉ पे, क्लियर। एंथैल्पी में जो आपके डेल्टा H इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस डेल्टा PV, या डेल्टा H इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NGRT। इसके अलावा डेल्टा H इज इक्वल्स टू NCP डेल्टा T। और बोलो डेल्टा U के लिए भी इसी तरह से लिख सकते हैं NCV डेल्टा T। तो ये जो फॉर्मूले हैं इनसे न्यूमेरिकल ही बनेगा जहां तक है, तो न्यूमेरिकल ही फ्रेम होगा और आपसे पूछा जाएगा इनमें से कोई एक वेरिएबल। आपको इन न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस जरूर जरूर कर लेनी है थर्मोडायनेमिक्स से। इसके अलावा एंट्रोपी, इसके अलावा आ जाओ एंट्रोपी के पास। एंट्रोपी से एक क्वेश्चन बनेगा यहां पर भी स्टार भैया। देखो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा थर्मोडायनेमिक्स, और थर्मोडायनेमिक्स से 2 से 3 क्वेश्चन बनने की पूरे चांसेस रहते हैं। तो मुझे जो लगता है 2 से 3 क्वेश्चन थर्मो के वो कहां से बन सकते हैं, हेसेस लॉ से बन सकते हैं, एंथैल्पी से बन सकते हैं, इंटरनल एनर्जी और एंट्रोपी से। एंट्रोपी से तो नॉर्मली जो क्वेश्चन रहता है वो आपका नीट लेवल पर कैसा रहता है, थ्योरेटिकल, कि किस में एंट्रोपी बढ़ रही है किस में कम हो रही है, उस तरीके से आपका क्वेश्चन रहेगा। एक और चीज जो यहाँ पर पीपीटी में नहीं आ पाई है, मैं साइड से उसे बता देता हूं। गिब्स एनर्जी को भी आप पढ़ के जाएंगे, गिब्स एनर्जी। और गिब्स एनर्जी के बेसिस पे जो स्पॉन्टेनिटी की हमारी कंडीशन रहती है कि गिब्स एनर्जी नेगेटिव आएगी तो हमारा जो प्रोसेस है वो स्पॉन्टेनियस रहेगा, वो आपको देख के जाना है, नंबर 1। नंबर 2, यहाँ गिब्स एनर्जी किस टेम्परेचर पर आपका प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा, उस तरह के भी क्वेश्चन अब भाई आपका जो है पूछा जा सकता है। गिब्स एनर्जी को जरूर जरूर आप पढ़ के जाए कि भाई कोई प्रोसेस बोलेगा कि एक प्रोसेस है जिसमें एंथैल्पी नेगेटिव है, एंट्रोपी पॉजिटिव है, बताओ ये हाई टेम्परेचर पे फीजिबल होगा, लो टेम्परेचर पे फीजिबल होगा। इस तरह का एक क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं डे 5 की अपनी स्टडी से, कि भाई इस तरह से एंथैल्पी और एंट्रोपी के ऑर्डर देने के बाद पूछ ले कि भाई कौन सा हमारा प्रोसेस किस टेम्परेचर पर स्पॉन्टेनियस होगा या कब इक्विलिब्रियम पे आएगा, इस तरह से, ठीक है। तैयार रहेंगे तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप पढ़ लेना। इसके बाद समय बचे तो
हीट कैपेसिटी देख लेना, बट अभी ऐसा टाइम नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा हीट कैपेसिटी को ध्यान दें, थोड़ा सा एक निगाह मार लेना। वैसे हीट कैपेसिटी और इंटरनल एनर्जी वाले जो फॉर्मूले हैं वो लगभग लगभग कैसे दिखाई देते हैं, सेम दिखाई देते हैं भाई, ठीक है। तो क्यूपी एन सी पी डेल्टा टी होता है और डेल्टा यू भी डेल्टा एच भी एन सी पी डेल्टा टी है, तो वहां से भी रिलेट कर सकते हो हीट कैपेसिटी के क्वेश्चन को। डे 5 की ये स्ट्रेटेजी रहेगी, डे 5 से डे 6 तक जाने से पहले हम डे 5 की चीज़ों को 1 घंटा 2 घंटा दे के रिवाइज करेंगे, एक्स्ट्रा टाइम देंगे, है ना। एक दिन हमें एक्स्ट्रा एफर्ट करने हैं, एफर्ट्स जितने ज़्यादा रहेंगे उतना सेटिस्फेक्शन लेवल भी आपका ज़्यादा रहेगा भाई, इस चीज़ को ध्यान रखना। डे 6 में आ जाओ ली चैटलियर पढ़ के जाना है। ली चैटलियर प्रिंसिपल का क्वेश्चन आपको दिखाई दे सकता है। नॉर्मली ये आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन होता है कि कोई रिएक्शन देने पर प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ेगा, कॉन्सेंट्रेशन का क्या इफेक्ट पड़ेगा, इनर्ट गैस को ऐड करता हूँ कांस्टेंट प्रेशर पे या कांस्टेंट वॉल्यूम पे, तो किस तरह से इफेक्ट्स होंगे, ली चैटलियर प्रिंसिपल आपको देख लेना है एक बार, ठीक है। इसके बाद आ जाइए केपी केसी का कैलकुलेशन। यहाँ स्टार बना रहा हूँ थोड़ा सा, केपी और केसी का कैलकुलेशन पूछा जा सकता है। अब ये किस्मत पे डिपेंड करेगा तुम्हारी कि एग्जामिनर ने किस मूड में पेपर बनाया है, क्योंकि यहाँ पर केपी केसी से बहुत इजी क्वेश्चन भी बनता है कि भाई इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशंस ये हैं, केपी क्या होगा, केसी क्या होगा, फॉरवर्ड जा रही है बैकवर्ड जा रही है, क्यूसी से रिलेट करके कि ये कंसंट्रेशंस ऐसी हैं, केपी केसी ये है, बताओ फॉरवर्ड जाएगी बैकवर्ड जाएगी, इस तरह से। तो क्यूसी केसी से बड़ा होगा तो कहाँ जाएगी, छोटा होगा तो कहाँ जाएगी, बराबर होगा तो कहाँ जाएगी, ये सब आपने देखा होगा, वो आपको थोड़ा सा देख लेना है। और यहाँ से क्वेश्चन बहुत अच्छा भी बनता है, है ना, अच्छा भी बनता है, वो अल्फा को भी इन्वॉल्व कर सकता है। तो आप देख लेना किस लेवल तक आप इसको जो है एक टाइम देना चाहते हो अपने एंड से। मैंने मेंशन कर दिया है कि यहाँ से दोनों तरह से क्वेश्चन बनता है, इजी भी बनता है और टफ भी बनता है, ठीक है। वो तो अब एग्जामिनर ही जाने कि किस तरह का क्वेश्चन आया है। एक और चीज जो आपको देखकर जानी है वो है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट और आयोनिक प्रोडक्ट। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट और आयोनिक प्रोडक्ट के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं केएसपी, ठीक है। कब प्रेसिपिटेट होगा या नहीं होगा, आयोनिक प्रोडक्ट केएसपी से बड़ा है छोटा है, तो जो भी आपने इक्विलिब्रियम में इन दोनों टर्म्स के बारे में सीखा सुना है समझा है वो जरूर देख लेना, क्वेश्चंस लगा लेना। और इजी क्वेश्चन आया ना तो वो केएसपी का एक्सप्रेशन पूछेगा कि कोई एक सॉल्ट है, मान लो AgCl सॉल्ट है, इसको मैंने डिसॉल्व किया Ag प्लस Cl माइनस, इसकी सॉल्युबिलिटी S, इसकी सॉल्युबिलिटी S, तो KSP S², ठीक है। तो नॉर्मली एक्सप्रेशन पूछ सकता है, सॉल्युबिलिटी पूछ सकता है, केएसपी दे देगा, बोलेगा इस सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी बताओ, तो जरूर केएसपी और आयोनिक प्रोडक्ट को आप देख के जाएं। इसके अलावा डे 6 में ही मैंने रिडॉक्स की बैलेंसिंग को भी इंक्लूड कर दिया है। आप 15 से 20 मिनट इधर भी देंगे और इजी वाले जो क्वेश्चंस हैं रिडॉक्स बैलेंसिंग के उन्हें देख लेंगे भाई। देखो इक्विलिब्रियम में और भी बहुत सी चीज़ें हैं और दिल पे पत्थर रख के मुझे वो इग्नोर करनी पड़ी हैं, बफर सॉल्यूशन है, पीएच है, ठीक है। तो अगर लगता है आपको टाइम मिल गया कि भाई अब मुझे डे 6 में थोड़ा और मैं एफर्ट लगा सकता हूँ, मैं क्वेश्चन को कहीं से भी छोड़ना नहीं चाहता, तो आप क्या कर सकते हो, आप डे 6 में पीएच के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, पीएच ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड से स्ट्रॉन्ग बेसिस। आप बफर सॉल्यूशन में जो पीएच है, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में जो पीएच है, बट बहुत सारे फॉर्मूले हो जाएंगे, मैंने जानबूझ के जो है इन चीज़ों को इंक्लूड नहीं किया है। अगर थोड़ा सा ज़्यादा समय निकाल पाओ तो फिर पढ़ लेना, वरना ये तो मस्ट है, देखो इसके बिना तो काम चलेगा ही नहीं। ये जो आपका 4 पॉइंट्स लिखे हुए हैं ये तो मस्ट हैं, MUST, इनके बिना काम नहीं चलने वाला है। क्लियर रहेगी कहानी। डे 7 की तरफ चलते हैं, डे 7 की तरफ चलते हैं, ज़्यादा समय ना लेते हुए डे 7 की तरफ। डे 7 आपको क्या करना है, डे 7 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है भाई। और डे 7 पर आप इन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे जिसमें मैं स्टार बना रहा हूं 100% गारंटी के साथ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पर। 100% गारंटी से एक क्वेश्चन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और वेंट हॉफ फैक्टर को रिलेट करके पूछेगा। अब इजी और टफ दोनों तरह से बनते हैं, वैसे टफ तो बहुत ज़्यादा नहीं बन सकता है, इजी सा ही क्वेश्चन होगा। ऐसा हो सकता है कि अलग अलग चीज़ें देकर आपसे वेंट ऑफ फैक्टर पूछ ले,
कि इनके लिए वेंट ऑफ फैक्टर क्या होगा, या ऐसे क्वेश्चन बड़े फेवरेट आजकल चल रहे हैं कि 0.1 m NaCl है, 0.01 m NaCl है, 0.1 m यूरिया है, इनमें से किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, एक और ऑप्शन दे देगा ऐसे ही, तो किनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, किसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। ये क्वेश्चन बड़े आजकल फेवरेट चल रहे हैं टीचर्स के, तो आप इस तरह के इजी क्वेश्चंस ये रहते हैं, इन्हें ज़रूर देख लें एक बार कि मैं वेंट ऑफ फैक्टर जल्दी से कैसे निकालता हूँ और कैसे मैं इस तरह के क्वेश्चंस में विद इन 10 सेकेंड्स आंसर दूंगा। क्योंकि अगर आप इसमें ज़्यादा समय लगा रहे हो तो ये नुकसान कर रहा है, बिकॉज जेन्युइनली देखा जाए तो 5 से 6 सेकंड का ये क्वेश्चन है, इतना ही समय इस पर देना है आपको, टाइम इज इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो इस 100% मैंने लिख दिया है, क्वेश्चन जरूर आएगा, अपनी तरफ थोड़ी जिम्मेदारी लेकर इस टॉपिक को जरूर देख लें भाई। बैटरी से भी क्वेश्चन चल रहे हैं आजकल भाई, तो फ्यूल सेल इसमें आप देख लेना, फ्यूल सेल ऑक्सीडाइज एनोड पे क्या रिएक्शन है, कैथोड पे क्या रिएक्शन है, इस तरह से क्या फ्यूल सेल के जो आपका जो नॉर्मल फ्यूल सेल हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसमें क्या क्या एनोड है, कौन कैथोड है, थोड़ा सा देख लेना। लेड स्टोरेज बैटरी को देख लेना, लेड स्टोरेज बैटरी को थोड़ा सा डिस्कस कर लेना कि भाई लेड स्टोरेज बैटरी में कैथोड एनोड के क्या रिएक्शन है, और ड्राई सेल भी देख ही लेना लगे हाथ, मतलब लाइक 5 to 6 मिनट ईच टॉपिक पर, ये 5 से 6 मिनट, 5 से 6 मिनट और 5 से 6 मिनट ही ड्राई सेल पर। करना कुछ नहीं है, आपको कैथोड एनोड के रिएक्शंस चेक कर लेने कि कैथोड पर ये हो रहा है, एनोड पर ये हो रहा है, ये रिएक्शंस आप लोग जरूर चेक कर लें, ठीक है। क्या स्पीशीज बन रही है, कौन सी गैस इवॉल्व हो रही है, ये सब, इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है, 5 से 6 मिनट लगेंगे, ज्यादा टाइम नहीं देना है। इधर आ जाइए हेनरीज लॉ पर। हेनरीज लॉ और रॉल्ट लॉ में से किसी एक को एग्जामिनर 4 तारीख के एग्जाम में आपसे पूछेगा, ठीक है। इन दोनों में से एक, मुझे लगता है कि इन दोनों में से एक आपसे पूछा जाएगा। छोटे छोटे इजी से ये लॉ हैं, P इक्वल्स टू KH.x, ग्राफ बना लो, स्लोप क्या होगी, स्लोप आपका KH स्लोप होगा, टेम्परेचर से कैसे वेरी करता है KH, तो छोटी छोटी बातें हैं, मुझे नहीं लगता 10 मिनट से ज़्यादा समय लेगा, एक क्वेश्चन लगा लेना। रॉल्ट लॉ दो लिक्विड सॉल्यूशंस के लिए हम लोगों ने डिस्कस किया कि भाई PA P0A XA PB P0B XB के बराबर होता है, वहां से भी क्वेश्चन देख लेना। रॉल्ट लॉ में एक और चीज आपको देख लेनी है जो कि यहां स्लाइड पर नहीं लिखी, आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, इनके एग्जांपल्स के साथ देखना भाई, कि कोई एग्जांपल दे दे, एनसीईआरटी के ही पढ़ लेना आप तो, वैसे पहचान करनी भी मुझे उम्मीद है आप सबने सीख रखी होगी कि हाइड्रोजन बॉन्ड्स अगर बन रहे हैं मिक्सिंग के बाद तो उसके इसमें नेगेटिव डेविएशन आएगा, वो सब आपने जुगाड़बाजी भी सीख ली होगी कि किसको किस में मिलाते हैं तो नेगेटिव पॉजिटिव डेविएशन दिखाई देता है। तो प्लीज एक बार आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशंस को, आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशंस को एग्जांपल्स के साथ, सर एग्जांपल्स के साथ जरूर 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 देख लें। क्लियर रहेगी कहानी कि भाई आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के एग्जांपल क्या क्या होते हैं। एजियोट्रॉप्स भी इसी में आ जाता है, थोड़ा सा देख लेना उसे भी। बाकी डे 7 यहाँ पर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी, ज़्यादा टफ न्यूमेरिकल मत लगाना कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के, क्योंकि आजकल एनटीए काफ़ी मेहरबान है बच्चों पर और पेपर मेरे हिसाब से तो ईजी सा ही बनने वाला है। बाकी अगर सरप्राइज कर दिया तो फिर एक अलग बात है, वो तो फिर अब आने पर ही पता चलेगा। डे 7 की स्ट्रेटजी तैयार है, डे 8 पर आ जाइए भाई। डे 8 सर हमें क्या करना है, बिल्कुल फुल प्रूफ आपको जो ये प्लान है मैं बताए दे रहा हूँ, अपना दिमाग ज़्यादा लगाना मत, जो प्लान तैयार कर दिया है उसको एक बार ज़रूर देख लेना, ठीक है। ये 15 डेज में, क्योंकि अब सारी चीज़ें पढ़ने का समय नहीं है भाई, इट इज़ द टाइम के हम प्रिसाइज हों, हमें पता हो कहाँ से क्वेश्चन फ्रेम होगा, तो मैक्सिमम मार्क्स हम लेके आ पाएँ उसके लिए ये स्ट्रेटजी आपकी प्लान की गई है। वैसे अगर आपने सब कुछ पढ़ रखा है भाई, पूरे साल आपने अगर ड्रॉप किया, स्पेशली मैं ड्रॉपर्स की बात करूं, अच्छा जो 12th वाले बच्चे हैं इसी साल जिन्होंने 12th दिया है ड्रॉप नहीं किया है, उनके लिए तो ये बहुत मज़ेदार रहेगा भाई, वो तो इसको ज़रूर फॉलो करें क्योंकि उन्होंने पूरे साल पढ़ाई नहीं की है और सारी चीज़ें वो अब नहीं पढ़ सकते। अब वो टाइम नहीं है कि आप सारी चीज़ें पढ़ लोगे, सर सब पढ़ लूँगा मैं तो ये अपने आप को बेवकूफ़ बनाना है। सारे सब्जेक्ट्स का सब कुछ 15 से 20 दिन में आप नहीं पढ़ सकते, ठीक है, यही सच है। प्लीज़ इस सच पर जो है आप भरोसा करें। प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस डे 8,
डे 8 पर जब आप आते हैं तो डे 8 हमें प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस कराने पर कैथोड पर क्या बनता है, एनोड पर क्या बनता है, ये आपको आना चाहिए। सेल पोटेंशियल का कैलकुलेशन, मैं बात कर रहा हूं नर्स्ट इक्वेशन की, यहां पर नर्स्ट इक्वेशन की। तो नर्स्ट इक्वेशन से क्वेश्चन दिखाई देता है, स्टार बना देते हैं। यहाँ एक और तरह का क्वेश्चन जो सेल पोटेंशियल से फ्रेम होता है वो है ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स का, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स, इसे भी याद रखना, ठीक है। ऐसा मुझे लग रहा है, फीलिंग आ रही है भाई, रिड्यूसिंग एजेंट्स कि इस साल आपसे ई नॉट की वैल्यू देकर, है ना, ऐसा मुझे लग रहा है कि ई नॉट की वैल्यू देकर आपसे ये पूछा जाएगा कि भाई कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इसमें और कौन सा इसमें रिड्यूसिंग एजेंट है, बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, या ऑर्डर लगवा ले। तो एक ऐसा क्वेश्चन मुझे फील आ रहा है कि आपसे इस साल बन जाएगा ई नॉट की वैल्यूज के बेसिस पर, ठीक है। इसके बाद डे 8 में हम मोलर कंडक्टिविटीज पढ़ेंगे भाई। यहां पर भी दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी बनता है यहाँ से कि डाइल्यूशन करने पर मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती है या घटती है, और यहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बनता है भाई कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन, छोटा सा फॉर्मूला है लैम्डा m इक्वल्स टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन सी, अगर सिमन्स पर सेंटीमीटर में निकाल रहे हैं तो मोलर कंडक्टिविटी से न्यूमेरिकल और थ्योरेटिकल दोनों तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, तो ये आप जरूर देख लें। फैराडे लॉ का एक क्वेश्चन आपको दिखाई दे सकता है, तो एक सिंगल स्टार मैं यहां पर बना रहा हूं फैराडे लॉ पर। फैराडे लॉ से आपको क्या कर लेना है भैया, फैराडे लॉ में आपको न्यूमेरिकल की तैयारी कर लेनी है। इजी सा न्यूमेरिकल होगा कि किसी भी मान लो मैंने एल्यूमिनियम ऑक्साइड लिया, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड से इतना ग्राम एल्यूमिनियम बनाने के लिए कितना चार्ज पास करना पड़ेगा, उस टाइप का एक क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। डे 8 ये आपको तैयार कर लेना है। ईच डे जो आप तैयार करोगे, क्वेश्चंस उसी दिन लगाने हैं भाई, क्वेश्चंस उसी दिन लगाने हैं। ईच डे आपको क्वेश्चन लगाना पड़ेगा, ठीक है। आ जाइए डे 9 पर, आ जाइए डे 9 पर, और डे 9 में हमारे पास क्या क्या चीजें हैं पढ़ने के लिए सर जी। तो देखो, सबसे पहले डे 9 की अगर मैं बात करूं तो डे 9 में आप फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को पढ़ेंगे। 2 स्टार बना रहा हूं, 2 स्टार बना रहा हूं, इस पे बहुत अच्छे से दिमाग में इस चीज को सेट कर लेना। आएगा आएगा आएगा, प्रेशर से हो क्वेश्चन या कंसंट्रेशन का हो, ग्राफ का हो, फर्स्ट ऑर्डर का क्वेश्चन होगा एग्जाम में, ठीक है। तो ऐसा मेरा भरोसा है कि भाई फर्स्ट ऑर्डर पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाए, बहुत ज्यादा इज्जत डे 9 आप फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस को देंगे। इसके बाद एक्टिवेशन एनर्जी के क्वेश्चंस बनते रहते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी से न्यूमेरिकल पूछ लेगा, सिग्निफिकेंस पूछ लेगा, तो एक्टिवेशन एनर्जी के क्वेश्चंस हमें दिखाई दे जाते हैं। टेम्परेचर के साथ एक्टिवेशन एनर्जी की क्या डिपेंडेंस है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो एक्टिवेशन एनर्जी पे कोई असर पड़ता है, नहीं भी पड़ता है ना, किस चीज पे, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व से रिलेट कर सकते हैं हम। तो दोनों तरह के क्वेश्चन बनते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा चांसेस बेटा न्यूमेरिकल के हैं, और न्यूमेरिकल एक्टिवेशन एनर्जी का, और ये जो थर्ड पॉइंट लिखा हुआ है, फोर्थ पॉइंट टेम्परेचर डिपेंडेंस का, ये मिक्स होके आएगा। log k2 अपॉन k1 इक्वल्स टू ea अपॉन 2.303 r1 बाई t1 माइनस 1 बाई t2, ठीक है। तो ये हम लोगों ने जो है जरूर देख लेना है कि भाई टेम्परेचर और एक्टिवेशन एनर्जी में हम जो क्वेश्चंस लगा रहे हैं न्यूमेरिकल्स, वो प्रैक्टिस जरूर कर लेना, ठीक है ना। और ग्राफ भैया, डे 9 में अगर कोई ग्राफ आपको दिखता है तो वो ग्राफ क्या होगा, वो ग्राफ होगा आपका फर्स्ट कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के ग्राफ, रेट वर्सेस टाइम के ग्राफ, ये सारे ग्राफ जरूर देख लेना। अच्छा, एक ग्राफ और ऐड कर लो यहां पर, थर्मोडायनेमिक्स का है हालांकि, तो वर्क डन वाले जो ग्राफ्स हैं, हालांकि ज्यादा तो नहीं लगता कि क्वेश्चन बनेगा, बट एक बार देख लेना, है ना, कि वर्क डन कहाँ ज्यादा होगा कहाँ कम होगा, तो उस तरह से एक बार जरूर आप देख लें वर्क डन के ग्राफ्स को भी, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, पॉजिटिव, नेगेटिव, वो सब चीजें देख लेना। बट ये वाले ग्राफ इंपॉर्टेंट ज्यादा है, कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का है, रेट वर्सेस टाइम का है। डे 8-9 में आप इन ग्राफ्स को जरूर जरूर देख लें। डे 10 में आइए, डे 10 काफी क्वेश्चंस लेके आया भैया आपके लिए। देखो, हर दिन एक दो क्वेश्चन आपको मिलेंगे,
ईच डे की मैं गारंटी ले रहा हूं, आपने जिस दिन भी ईमानदारी से उस डे को कंप्लीट किया, उस डे के टास्क को कंप्लीट किया, तो आपको वो क्वेश्चन देके जाएगा, वो आपका टाइम वेस्ट नहीं है। ठीक है, तो देखें डे 10 आप क्या करने वाले हैं। डे 10 आप पोटेशियम परमैंगनेट को पढ़ेंगे और पोटेशियम डाइक्रोमेट को पढ़ेंगे। जितने भी इनसे कलर्स रिलेटेड हैं, ग्रीन से पिंक हो जाएगा या येलो से रेड हो जाएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, कलर रिलेटेड है। जो प्रिपरेशन के मेथड्स हैं, जब प्रिपरेशन करते हैं हम तो कलर चेंजेस होते हैं, सबने देख रखे होंगे, एनसीईआरटी से पढ़ने हैं, कहीं बाहर जाना नहीं है कलर वलर पढ़ने के लिए। तो पोटेशियम परमैंगनेट और डाइक्रोमेट में जो कलर चेंजेस होते हैं, जो इनके प्रिपरेशन के मेथड्स होते हैं, जो इनका ऑक्सीडाइजिंग नेचर है, एसिडिक मीडियम में बेसिक मीडियम में क्या करेगा, वो सिर्फ पोटेशियम परमैंगनेट के लिए ही आपको याद रखना है। डाइक्रोमेट तो एसिडिक में ही हमारे रिएक्शंस मिलते हैं हमें। तो ये आप इन दोनों को बिल्कुल बढ़िया तरह से घोट के जो है अपने दिमाग में सेट कर लेना। स्टार बना रहा हूं, दोनों में से एक एग्जाम में दिखाई देगा। एक नंबर, एक क्वेश्चन जो है पोटेशियम परमैंगनेट या पोटेशियम डाइक्रोमेट में से किसी एक का पूछा जाएगा, दैट्स श्योर। ठीक है, उसे रोकने वाला कोई नहीं है भैया। इसके बाद एक क्वेश्चन देखो, ये भी मैं स्टार बनाऊंगा भाई, ये डे 9 सॉरी डे 10 काफी इंपॉर्टेंट है। डे 10 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज डे 10 को आप मान के चलें भाई। मैग्नेटिक मोमेंट और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का एक क्वेश्चन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं इस साल आपके एग्जाम में 4 तारीख को दिखाई देगा, जहां हम मैग्नेटिक मोमेंट और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को यूज करके कुछ एक छोटा सा न्यूमेरिकल कि इसका मैग्नेटिक मोमेंट इतना है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। खेल सारा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का है, किसका मैग्नेटिज्म ज्यादा होगा, किसका मैग्नेटिज्म कम होगा, या न्यूमेरिकली पूछ ले √n+2 वाले फॉर्मूले से, तो बहुत इजी है। स्पिन ऑनली क्वांटम मैग्नेटिक मोमेंट्स वगैरह, तो इसे आप जरूर देख के जाएं। यहाँ 3 स्टार मैंने बनाए हैं। और सबसे ज्यादा देखो इसमें, और तुम्हें मैं प्रिसाइज कर दूं थोड़ा सा, कि आप डी ब्लॉक डी कॉन्फ़िगरेशंस, D6 D7 D8 डी ब्लॉक के कॉन्फ़िगरेशंस को जरूर देखकर जाना। ठीक है, यहां से क्वेश्चन आएगा, पहले ही आपको मैंने ये चीज मेंशन कर दी। डी ब्लॉक के कॉन्फ़िगरेशंस कि भाई D10 कॉन्फ़िगरेशन है, D4 कॉन्फ़िगरेशन है, मैग्नेटिज्म कैसा है, प्लीज इस पार्ट पर सबसे ज्यादा आप फोकस रखें, बिल्कुल हल्के में ना लें। यहां से क्वेश्चन दिखाई देगा, मैं इसे दोबारा मेंशन कर रहा हूं डी ब्लॉक के साथ। इसके बाद आगे चलें डे 10 पर, तो T2G EG कॉन्फ़िगरेशंस हैं, CFT स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, कौन पेयरिंग कराएगा कौन पेयरिंग नहीं कराएगा, किस केस में EG की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, T2G की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, ये आप जरूर देख लें उसी दिन डे 10 में। साथ में हाइब्रिडाइजेशंस, जो VBT हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में पढ़ते हैं, उस VBT को यूज करके हम हाइब्रिडाइजेशंस को जरा देख लें भाई। ठीक है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स के केस में क्या होगी, निकल के हाइब्रिडाइजेशंस, शेप क्या होंगे, NiCO होल 4 NiCN होल 4 2-, तो इनके शेप्स क्या होंगे, इनके हाइब्रिडाइजेशंस क्या होंगे, जरूर देख लेना। एनसीईआरटी को ही प्रिफर करना, आप बिल्कुल भूल जाओ सारी साइड बुक्स, जो कुछ भी ये टॉपिक्स पढ़े जाएंगे एनसीईआरटी से ही पढ़े जाएंगे, या अपने नोट्स आपने बना रखे हैं तो वहां से भी देखना भाई। इसके बाद डे 10 में काम तो बड़ा है। डे 10 3 घंटे देना पड़ेगा भाई आपको, 3 से ज्यादा घंटे लग सकते हैं डे 10 में। तो स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, विच कॉम्प्लेक्स इज मोर स्टेबल, विच कॉम्प्लेक्स इज लेस स्टेबल, तो इसको जरूर देख के जाएं। आइसोमेरिज्म के क्वेश्चन आने की चांसेस हैं, इनमें से कौन सा ऑप्टिकल, देखो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, वो चाहे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का हो या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हो, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का क्वेश्चन बनता है। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जरूर देख के जाए। फैक्मर आइसोमेरिज्म कौन शो कर रहा है, कौन मिरर इमेजेस बना सकता है, कौन मिरर इमेजेस नहीं बना सकता है, तो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देख के जाना है। बाकी सारा देख लेना, अगर टाइम लग जाता है तो कंप्लीट आइसोमेरिज्म देख लेना, फिर भी अगर थोड़ा ही टाइम निकाल पाओ तो इसे जरूर देख लेना, इसे मिस मत करके जाना, वरना एग्जाम में क्वेश्चन भी मिस होगा साथ में। नॉमेनक्लेचर का क्वेश्चन बन सकता है, इजी है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर 10 से 15 मिनट देकर आप नॉमेनक्लेचर बहुत इजीली कवर कर सकते हैं, किसका बोलो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का। ठीक है, तो ये डे 10 की स्ट्रेटजी रहेगी। डे 10 आपको ये चीजें कर लेनी है भाई।
डे 11 पर आ जाइए मैम, इसको अच्छा डे 10 पर आ जाइए भैया। तो डे 10 जो है, सॉरी डे 10 के बाद हम आ चुके हैं डे 11 पर। तो डे 11 अपने को क्या करना है, देखो 3 स्टार बना रहा हूं। 4 तारीख को जब पेपर दे के आओ तो बता देना कि क्वेश्चन आया था सर और हम करके आए। क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस का क्वेश्चन 100% आएगा। ड्यूमास मेथड, जेल्डाल्स मेथड, तो ये हमें डूमास मेथड, जेल्डाल्स मेथड, ये हमें अच्छे से केरियस ये अच्छे से देख लेने हैं, न्यूमेरिकल भी और थ्योरेटिकल भी। डूमा नाइट्रोजन के लिए यूज होता है, केरियस किसके लिए यूज हो रहा है, हेलोजेंस के लिए यूज हो रहा है, किसके लिए यूज होता है। तो थ्योरेटिकल प्लस न्यूमेरिकल 100% क्वेश्चन आएगा। यहां पर मैं फिर से 100% डाल रहा हूं भैया, फिर देखना 4 तारीख के एग्जाम में हम ये क्वेश्चन करके आए भाई। नाइट्रोजन का एस्टिमेशन कैसे किया जाता है, सबसे फेवरेट नाइट्रोजन रहता है, ठीक है, तो उसको आप जरूर यहाँ पे देख लेना। परसेंटेज पूछ लेता है, कितना परसेंट सल्फर है, कितना परसेंट क्लोरीन है, कितना परसेंट नाइट्रोजन है, तो वो न्यूमेरिकल में आ गया, क्वांटिटेटिव एनालिसिस में आ गया। तो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों अच्छे से आने चाहिए। एक क्वेश्चन बना के आओगे 100% अगर ये पढ़ के जा रहे हो तो। थोड़ा सा ध्यान एरोमेटिसिटी पे भी दे देना यहाँ पर, तो खैर क्या ही हम ज्यादा पहचान करने के लिए आ सकता है, बट चांसेस कम है। जो इसके आगे लिखा हुआ है वहां से क्वेश्चन आएगा, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस से भाई, ठीक है। एरोमेटिसिटी से में भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, तो मैंने यहाँ प्लेस कर दिया है, 5-7 मिनट लगा के थोड़ा सा देख लेना भाई। इसके अलावा सिग्मा पाई बॉन्ड्स की काउंटिंग आएगी, 1 स्टार बना रहा हूँ। सिग्मा पाई बॉन्ड में पहले भी मेंशन कर चुका हूँ, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में सिग्मा पाई बॉन्ड्स की काउंटिंग के क्वेश्चंस आपको करने हैं। इसके बाद स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, फिर से 3 स्टार बन रहे हैं। इनमें से कौन सा कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा स्टेबल है, कौन सा सबसे कम स्टेबल है, ऑर्डर क्या है कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी का, ये जरूर देख लेना है बेटा, क्वेश्चन यहां से बनेगा। इसके बाद डे 11, अब देखो मैंने ऑर्गेनिक को ना चैप्टर वाइज थोड़ा सा कम रखा है, हालांकि कोशिश तो वही की है कि चैप्टर वाइज ही रखूं, बट फिर भी आप इसे प्लीज टॉपिक वाइज अब जरूर देखेंगे, ठीक है। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन्स, एल्कीन्स में KMnO4 डालने पर जो ऑक्सीडेशन होता है, बॉन्ड टूट के कार्बोनिल कंपाउंड्स जो बनते हैं, वो आपको जरूर देख लेना है। स्टार बनेंगे भैया, एक एक टॉपिक से क्वेश्चन आपको दिखाई देगा, ये मैं गारंटी से यहाँ पे बोल रहा हूँ आपसे, ठीक है। एक और देखो, ये भी इंपॉर्टेंट है, डे 11 भी काफी जरूरी हो गया भाई। डे 10 और डे 11 दोनों काफी इंपॉर्टेंट डेज हैं, 2-2 3-3 क्वेश्चन मिल रहे हैं पर डे के हिसाब से। तो देखो, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन एंड काउंटिंग ऑफ आइसोमर्स, मैंने इस कंपाउंड का मोनोक्लोरिनेशन कराया, मोनोहेलोजिनेशन कराया, कितने आइसोमर्स पॉसिबल हैं, कितने कंपाउंड्स पॉसिबल हैं, ऑप्टिकली एक्टिव कौन है, इनएक्टिव कौन है। मतलब क्वेश्चन टफ बनाने की कोशिश करेगा तो ऐसे बना देगा, और इजी पूछेगा तो बताओ कितने आइसोमर बने, टोटल कितने कंपाउंड बने। तो इजी भी और टफ भी दोनों तरह से तैयार रहना। काउंटिंग ऑफ आइसोमर तो मैं बहुत अच्छे क्वेश्चंस भी यहां से बनते हैं भाई, तो इसको जरूर एक बार देख लेना। ओजोनोलाइसिस भैया, ओजोनोलाइसिस, ठीक है, 4 स्टार छोड़ो, इस पे बनाओ तुम 5 स्टार, ठीक है। और 100% एग्जाम में क्वेश्चन ओजोनोलाइसिस का मिलने वाला है, ठीक है। तो देखो, ये जो टॉपिक्स है, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव एनालिसिस और स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन एंड ओजोनोलाइसिस, सुपर इंपॉर्टेंट हैं, सुपर इंपॉर्टेंट 3 क्वेश्चन हैं ये आपके भाई, बहुत अच्छे से इन्हें जो है पढ़ के जाना। ओजोनोलाइसिस, रिवर्स ओजोनोलाइसिस के प्रोडक्ट बता दिया और पूछा किस एल्कीन से बनेगा, ऐसे क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, और आएंगे, अभी भी आएंगे। या एल्कीन दे दिया, बोला ओजोन और जिंक डस्ट से कराओ, ऑक्सीडेटिव रिडक्टिव, रिडक्टिव ज्यादा चांस है पूछने के, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस, तो इसे जरूर देख के जाना बेटा। इसके बाद ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इफेक्ट्स हैं कि भाई कौन सा ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराता है, कौन सा ग्रुप पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराता है, इसको आप एक बार देख लें। इसके बाद आ जाइए डे 11, डे 12। तो डे 12 हमें क्या करना है, हमारी स्ट्रेटजी डे 12 के लिए क्या है सर। डे 12 आप क्या पढ़ेंगे, बहुत मैंने देखो सारे रिएक्शंस हटा दिए हैं भाई, है ना, और रिस्की भी है ये काफी। अब रिस्की तो खैर क्या ही है, अब टाइम ही नहीं बचा आपके पास कि आप सारी चीजें पढ़ सको। तो अब जितना टाइम है उतने टाइम को कैसे यूटिलाइज करें, कैसे
मैक्सिमम स्कोर करें, अपना जो भी हमारा एग्जाम है उसमें मैक्सिमम स्कोर करना अब आपका टारगेट होना चाहिए भाई। तो आप जब आते हो डे 12 पर, तो डे 12 आप एल्डोल और कैनिजारो रिएक्शंस को पढ़ रहे होगे। एक क्वेश्चन यहां से आएगा, 2 स्टार बना रहा हूं। तो डे 12 जो हम करेंगे, सबसे पहला काम वो है एल्डोल और कैनिजारो रिएक्शंस की स्टडी। एल्डोल कैनिजारो से क्वेश्चन बनने वाला है 100%, यहां लिख रहा हूं भैया मैं। एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है वो एल्डोल कैनिजारो है, ठीक है। इसके अलावा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है, तो वो भी मैंने कहीं लगा रखा होगा, चलो देखेंगे आगे। तो एल्डोल कैनिजारो डे 12 में पढ़ लेने हैं, कब होते हैं, क्या प्रोडक्ट बनता है, कैसे आप इसके प्रोडक्ट प्रिडिक्ट करते हो, सारी बातें एल्डोल कैनिजारो की आपको आनी चाहिए। इसके बाद है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फिर भैया 3 स्टार बना रहा हूं, 3 स्टार यहां पे बना रहा हूं। क्वेश्चन दिखाई देगा जब 4 तारीख को पेपर दे के आओ तो बताना कि हम ये क्वेश्चन करके आए। SN1 SN2, यहां से ऑर्डर लगाने का क्वेश्चन आपका बन सकता है कि ऑर्डर लगाइए, SN1 किस में फास्ट होगा, SN2 किस में फास्ट होगा। तो ऑर्डर लगाने का क्वेश्चन आपको यहां मिल सकता है, इसको तैयार करके जाना, सुपर इंपॉर्टेंट है, सुपर इंपॉर्टेंट है भैया, सुपर इंपॉर्टेंट, ठीक है। 4 तारीख के पेपर में आप इस क्वेश्चन को करके आए, SN1 SN2। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल को डे 12 पे आपको पढ़ना है। एल्कोहल्स के डिहाइड्रेशन से एल्कीन्स बनते हैं, कौन सा एल्कोहल जल्दी डिहाइड्रेट होगा, कौन सा देर से होगा, क्या इंटरमीडिएट होता है, कार्बोकेटाइन को उसमें रिलेट कर लेगा। तो डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स को आप डे 12 पे पढ़ के जाएंगे। इसके अलावा रिएक्शन ऑफ ईथर एंड एल्कोहल विद HX, मन तो भाई मेरा कह रहा है कि ये क्वेश्चन भी इस साल बनने वाला है, ठीक है। तो अंदर से एक आवाज आ रही है कि HX के साथ ईथर की रिएक्शन जरूर देख लेनी है। ईथर HI के साथ, HX में HI हम लोग यूज करते हैं, तो HI के साथ ईथर कैसे रिएक्ट कर रहा है वो आप जरूर देख लेना। एक क्वेश्चन ऐसा लग रहा है कि भाई यहां से बनेगा, क्लियर। इसके अलावा आप विलियमसन सिंथेसिस को भी देख लेना, जो यहां मेंशन नहीं है, मैं इसी में ऐड किए दे रहा हूं इसे। विलियमसन सिंथेसिस को आप जरूर देख लें, ये स्टडी रहेगी आपकी। विलियमसन सिंथेसिस वैसे नेम रिएक्शंस में भी आएगा, वो मैंने डे 15 में रखे हुए हैं, बट फिर भी आप अलग से इसे जरूर देख लेना, इससे क्वेश्चन नेम रिएक्शन के साथ साथ रिएक्शन टाइप वाला भी बन सकता है। इसके बाद डे 13 पर क्या करेंगे, तो डे 13 पर हमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देखनी है, सुपर से भी ऊपर इंपॉर्टेंट है भैया। 5 स्टार जा रहे हैं, 5 स्टार न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। एक क्वेश्चन शॉर्ट आपको जो है 4 मई को दिखाई देने वाला है, इसे अच्छे से तैयार करके जाना। अमोनिया के डेरिवेटिव्स पर सबसे ज्यादा फोकस हो, साइनोहाइड्रेन्स कैसे बन रहे हैं, या आपके जो भी एसिटल हेमी एसिटल हमने फॉर्म किए, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस को अच्छे से देखकर जाना है। इसके बाद देखिए एलिमिनेशन रिएक्शन डे 13 पर आपको देखनी है। एल्कोहलिक के OH के साथ एल्काइल हैलाइड रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है आपका, तो आपके एल्कीन्स बनते हैं। सेटजेफ प्रोडक्ट, हॉफमैन प्रोडक्ट कब बनेगा, कब सेटजेफ मेजर होगा, कब हॉफमैन मेजर होगा, तो ये आप जरूर देख के जाएं। इसके अलावा डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स, ठीक है, तो डिहाइड्रेशन पहले भी आ चुका है, 2 बार ये रिपीट हो गया है, देख लेना। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल डे 13 देख लेना, डे 12 भी शायद हम उसे देख के आए हैं। इसके बाद डे 13 जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के बाद है वो है एसिडिक नेचर। एसिडिक और बेसिक नेचर यहां पर नहीं आया है, तो मैं लिख दूं, शायद आगे डेज में इंक्लूड किया है उसको मैंने। तो एसिडिक और बेसिक नेचर अमाइंस का एक बार देख लेना, एक क्वेश्चन आएगा। एसिडिक और बेसिक नेचर से एक क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है कि एल्कोहल्स की एसिडिटी का ऑर्डर या मोस्ट एसिडिक मोस्ट बेसिक कौन है। कार्बोक्सिलिक एसिड में +I से एसिडिक स्ट्रेंथ कम होती है, -I से बढ़ती है, -M से बढ़ती है। तो जो कुछ भी आपने एसिड बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में पढ़ा है उसे एक बार रिवाइज कर लें पहली फुर्सत में। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे डे 14, और डे 14 के साथ ही जो हमारा फाइनल डे है डी डे, उसके भी करीब आने की जो है आहट आ गई। डे 14 आप क्या करने वाले हो, अच्छा डे 14 में हमने बेसिक
स्ट्रेंथ को डाला है। डे 14 में हम बेसिसिटी जो है पढ़ लेंगे अमाइंस की, या डे 13 में भी पढ़ चुके हो तो वापस एक बार रिवाइज कर लेना। एक्वस सॉल्यूशंस में, गैसियस फेज में कौन ज़्यादा बेसिक है, कौन कम बेसिक है, ये देख लेना। इसके बाद इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ अमाइंस, ठीक है। ये जैसे हम प्रोटेक्शन करते थे कि भाई ऑर्थो प्रोडक्ट चाहिए, तो सीरीज ऑफ रिएक्शंस कि पहले आप प्रोटेक्ट करो एसीटेट से, एसीटेट से प्रोटेक्ट करने के बाद ब्रोमिनेशन कराना है, तो कब ऑर्थो प्रोडक्ट मेजर बनेगा, या मुझे पैरा मेजर चाहिए तो कब पैरा प्रोडक्ट मेजर बनेगा, वो ज़रूर देख लेना। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ अमाइंस इंपॉर्टेंट है। ब्रोमिनेशन इसमें काफ़ी फेवरेट रहता है, मेटा प्रोडक्ट भी बन रहा है, ऑर्थो प्रोडक्ट बन रहा है, तो 100% एक क्वेश्चन 4 तारीख को आपको इसमें दिखाई दे सकता है। इसके बाद आ जाएं डाईएजोनियम सॉल्ट। डाईएजोनियम सॉल्ट पे 3 स्टार बना रहा हूं। डाईएजोनियम सॉल्ट में कपलिंग रिएक्शंस हैं आपके, डाईएजोनियम का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। क्वेश्चन यहां से बनेगा 100%, मैंने इस पे लिख दिया है भैया। 4 तारीख को जब पेपर दे के आओ तो वापस आके बताना, हम इसका क्वेश्चन करके आए। टाइम 20 मिनट से ज्यादा देना नहीं है इसको। 20 मिनट डाईएजोनियम सॉल्ट के कपलिंग रिएक्शंस और एजोडाइज जो वहां पे बन रहे हैं, साथ में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो भी आपके डाईएजोनियम सॉल्ट्स का है वो देख लेना है पहली फुर्सत में। 20 मिनट एट लीस्ट यहाँ स्पेंड करने हैं। इसके बाद आ जाइए डे 14 में कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स को पढ़ना। और कार्बोहाइड्रेट्स में सबसे ज्यादा इज्जत ग्लूकोज को देनी है। ग्लूकोज से भैया एक क्वेश्चन यहां पर दिखाई देगा आपको, तो ग्लूकोज के रिएक्शंस, ग्लूकोज कैसे रिएक्ट कर रहा है किस चीज के साथ, HI से कैसे रिएक्ट करेगा, ठीक है। ऑक्सीडेशन पर क्या बिहेवियर होता है, रिडक्शन पर क्या बिहेवियर होता है, ग्लूकोज के साइक्लिक स्ट्रक्चर को एक बार जरूर देखकर जाना है। एनोमेरिक फॉर्म्स, अल्फा बीटा ग्लूकोज, तो ग्लूकोज को तो बिल्कुल बढ़िया से देख के जाना। एक क्वेश्चन ग्लूकोज का दिखाई देगा। प्रोटीन्स में देखो स्ट्रक्चर वाइज क्वेश्चन बन जाएगा, पेप्टाइड बॉन्ड से क्वेश्चन बन जाएगा, अमाइड लिंकेज होती है पेप्टाइड बॉन्ड, अमीनो एसिड। लेकिन अगर देखो क्वेश्चन लर्निंग वाला आया इसमें, तो उसके लिए आप तैयार नहीं हो पाओगे। अब मैं पूछूंगा कि इनमें से कौन सा एसेंशियल है, कौन सा नॉन एसेंशियल है, या मतलब जो लर्निंग वाला पार्ट है, अमीनो एसिड 20 टोटल अमीनो एसिड्स में से, तो वो लर्निंग वाला पार्ट अगर आया तो फिर मुझे नहीं लगता कि भैया उसके लिए कोई प्रिपरेशन है। या तो रट लो उन्हें 20 अमीनो एसिड्स को, स्टार्टिंग वाले 4-5 तो देख लेना। स्टार्टिंग वाले 4-5 में से कौन, स्टार्टिंग ग्लाइसिन, ल्यूसीन, इनमें स्टार्टिंग वाले अमीनो एसिड्स में से कौन से अमीनो एसिड्स एसेंशियल हैं और कौन से अमीनो एसिड्स नॉन एसेंशियल हैं, ये आप जरूर देख लें। और अब हम डे 15 पर जा रहे हैं जो कि लास्ट डे है हमारी तैयारी का। तो मैंने डे वाइज आपको ये चीज़ एक्सप्लेन करी कि भाई पहले दिन क्या करना है, दूसरे दिन क्या करना है। टोटल हमने पूरा देखा कि डे 15 दिन हमारी तैयारी कैसी रहेगी केमिस्ट्री की। तो ये 15 डेज में मैंने एंटायर सिलेबस को डिवाइड किया, और इन्हीं टॉपिक्स को, क्योंकि अब समय नहीं है भाई, अब बिल्कुल टाइम बचा नहीं है। 15 डेज 20 डेज जो भी तुम्हारे पास है, उन्हें मैक्सिमम यूटिलाइज कैसे कर सकते हो, तो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन तो ऐसे ही होगा भाई। ये टॉपिक वाइज मैंने इसे कंप्लीट डिवाइड किया। डे 15 पर आप सारे डिस्टिंग्विश टेस्ट, एक क्वेश्चन है डे 15 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डे है। जो भी तीनों आपके टॉपिक्स हैं यहां से क्वेश्चन बनेगा, इन दोनों से तो बनेगा ही बनेगा, बनेगा इन भाई। डिस्टिंग्विश टेस्ट, कौन कौन से डिस्टिंग्विश टेस्ट हैं सर, तो आपका एल्कोहल लुकास टेस्ट, एल्डोल टॉलेंस, फेलिंग, ठीक है। इसके अलावा हेलो फॉर्म, और ज्यादातर ना क्वेश्चन कैसे होते हैं, इनमें से कौन हेलो फॉर्म शो कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है। मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन ऐसा ही होता है, इनमें से कौन हेलो फॉर्म देगा, कौन टॉलिन देगा, कौन नहीं देगा, उसके लिए तैयार रहना भाई। इसके अलावा 3 टेस्ट, कार्बलमाइन टेस्ट और बेंजीन डाईएजोनियम, इसके अलावा आपका नाइट्रस एसिड टेस्ट, ये 3 बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, ये 3 आपको अमाइंस में मिलेंगे। और भैया इन 3 में से एक एग्जाम में दिखाई देने वाला है 4 तारीख को। 1 डिग्री अमाइंस बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ क्या प्रोडक्ट बना रहे हैं, एल्कली सॉल्युबल है नहीं है। एनसीईआरटी में सारी चीज़ें जो है सीक्वेंस में दे रखी हैं, प्लीज़ एक बार इन टेस्ट को जरूर देख लें। यहाँ से क्वेश्चन 4 तारीख को 100% आएगा। तो डिस्टिंग्विश टेस्ट की अगर हम लोग बात करें तो एक क्वेश्चन दिखाई देगा।
नेम रिएक्शंस को तो देखो इन दी एंड रटना ही है, और कोई दूसरा इंतजाम नेम रिएक्शंस के लिए तो अपने पास नहीं है भाई। तो नेम रिएक्शंस को याद कर सको तो कर लेना, एक आध ही क्वेश्चन यहाँ से भी दिखाई देगा। बट जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो समझने की है, जहाँ से आपको कंसेप्चुअली भी परेशान कर सकता है क्वेश्चन, वो डिस्टिंग्विश टेस्ट है। कन्वर्जेंस देखना चाहो तो आप देख सकते हो भैया डे 15 पे। इसके बाद आप मुझे कमेंट करके एक बार ज़रूर ये बताना कि क्या मैं इन टॉपिक्स के लिए क्लासेस अरेंज करूं। तो हम 15 डेज जो टॉपिक मैंने स्ट्रेटेजिकली आपको बताए, उनकी 15 क्लासेस हम लोग अरेंज कर सकते हैं। बट वो क्लास फिर 2 से 3-4 घंटे की जाएगी भाई, अगर सारे टॉपिक्स मुझे कवर कराने हैं तो। आप खुद से पढ़ोगे तो 2 से ढाई घंटा लगेगा, और मेरे पढ़ाने में थोड़ा सा टाइम का भी इशू रहेगा, 3.5 घंटे लगेंगे भाई। तो एक बार ज़रूर बताना क्या हम इनके लिए सेपरेट टॉपिक वाइज वीडियोस बनाएं, कोई स्पेसिफिक टॉपिक अगर आपको लगता है कि पढ़ना चाहिए उसके लिए हम क्या करें, तो एक बार ज़रूर बताना। इसके बाद आपको फिजिक्स के लिए भी एक 15 डे का प्लानर जल्दी ही मिलेगा। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक।